हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज और साथ में वेक्टर्स जिसके अंतर्गत डिस्प्लेसमेंट्स का डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे हम लोग। और साथ में उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से कोई भी वेक्टर को ऐड किया जाता है, कोई भी दो वेक्टर्स को आखिर ऐड कैसे करते हैं, और साथ में वेक्टर्स को तोड़ा कैसे जाता है एक्स और वाई एक्सिस में, जरूरत पड़ने पर जेड एक्सिस में। इसी के बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर फोकस्ड होगा। तो आप पूरी तरह से अलर्ट रहे और एक एक बात को बहुत ध्यान से सीखें। जितने सवाल को मैं करवा रहा हूँगा एग्जाम्पल्स के तौर पर, उन सारे सवालों को आप खुद से पहले सॉल्व भी करें। ठीक, तो नोटबुक में लिखिए सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? पूरे फिजिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं हमेशा, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो फोर्स हो, चार्ज हो, ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी ही है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? तो जैसे सोचो कि तुमको गुलाब जामुन पसंद है, मान लेते हैं। ठीक, तुम्हें गुलाब जामुन अगर पसंद है, मुझे भी गुलाब जामुन पसंद है, लेकिन इसका कोई एक खास पैमाना नहीं है जिससे कि नापा जा सके कि आपको ज्यादा गुलाब जामुन पसंद है या मुझे ज्यादा गुलाब जामुन पसंद है। ऐसा कोई स्केल नहीं है जिससे नापा जा सके, है ना। लेकिन मेरी हाइट, इसको नाप सकते हैं प्रॉपरली, तुम्हारी हाइट को भी नाप सकते हैं प्रॉपरली, और बताया जा सकता है कि मेरी हाइट ज्यादा है या आपकी हाइट ज्यादा है। या फिर मास को, मेरे मास को नापा जा सकता है एक प्रॉपर स्केल से, आपके मास को नापा जा सकता है प्रॉपर स्केल से, और बताया जा सकता है कि किसका मास ज्यादा है। तो कहा यह जाता है कि हर वो चीज, हर वो क्वांटिटी जिसे एक प्रॉपर स्केल पर नापा जा सके, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और हम लोग पूरे फिजिक्स में इसका कभी चर्चा नहीं करेंगे कि गुलाब जामुन किसको ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसे नापा नहीं जा सकता। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजों के बारे में ही चर्चा कर रहे होंगे जिसे एक प्रॉपर स्केल पर मेजर किया जा सकता है। ऐसे ही चीजों को कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। लिख दीजिए इस बात को, फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड ऑन अ प्रॉपर स्केल। किसी एक खास स्केल पर अगर नापा जा सकता है किसी भी चीज को, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, स्पीड, जो अभी अभी हम लोग सीखे थे कुछ क्लासेस पहले, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स को भी नापा जा सकता है, मास को भी नापा जा सकता है, डेंसिटी को भी नापा जा सकता है। इस तरह से मतलब बहुत सारी चीजों को ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं। ठीक है ना। यह था फिजिकल क्वांटिटी। अब क्या खास बात है कि फिजिकल क्वांटिटी जितने भी तरह के होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला कैटेगरी है, आप जानते होंगे, पहला कैटेगरी है कहलाता है वेक्टर्स, और दूसरा कैटेगरी स्केलर्स, या पहला लिख लो स्केलर्स और दूसरा है फिर वेक्टर्स। दो अलग अलग कैटेगरी, और इनका अलग अलग क्या डेफिनेशन होगा। वेक्टर्स का डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, तो लिखें आप, ये एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, एक ग्रुप है फिजिकल क्वांटिटी का, जिसमें कि एडिशन करते वक्त, जोड़ते वक्त हमें डायरेक्शन का, दिशा का ख्याल रखना पड़ता है। अभी समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल लिखिए, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which require direction while
एडिशन। ऐड करते समय जिन फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन की जरूरत पड़े, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर्स कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल बताऊंगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, घबराओ मत। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, फोर्स। ध्यान से सुनना। मान लो ना, ऐसी बात है कि एक सरफेस है, मान लो कुछ ऐसा, ये एक सरफेस है मान लेते हैं, और इस सरफेस पर ना एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक को मैं ऐसे दिखा दिया, ऐसे कोई भी चीज रखा हुआ है इस तरह से। अब इस ब्लॉक पर दो अलग अलग फोर्सेस मैं लगा दूं। पहला फोर्स है 10 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स है अगेन 10 न्यूटन का ही। दो अलग अलग फोर्सेस हैं, 10 न्यूटन के, 10 न्यूटन के। इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं जोड़ दूंगा, यानी दोनों फोर्स एक साथ अगर लग रहा होगा, तो कुल मिला के कितना फोर्स हुआ? 20 न्यूटन? नहीं, यह आप बता ही नहीं सकते जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन का। जैसे कि अगर दोनों ही फोर्सेस, मान लो अगर दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हों, 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स, ये दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में अगर लग रहे होंगे, तो इनका रिजल्टेंट कहा जाता है, या इनका ओवरऑल कुल मिला के कितना फोर्स हुआ, ये 20 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स ठीक उल्टी दिशा में लग रहा होता अगर, तो यह कुल मिला के 0 न्यूटन हो गया होता। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आप क्या करिए ना, दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करिए। पहला डायग्राम जिसमें कि दिखाइए कि 10 न्यूटन के फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, और दूसरा एक डायग्राम बनाओ जिसमें कि एक वैसा ही ब्लॉक हो, लेकिन एक साइड से फोर्स लगे और ठीक उसके अपोजिट साइड से फोर्स लगे 10 न्यूटन का। इस बार जो आंसर आएगा वो होगा 0 न्यूटन का। तो बस मैं बताना यह चाहता था कि आखिर दो फोर्सेस का ओवरऑल कुल मिला के कितना होगा, या रिजल्टेंट कितना होगा, यह निर्भर करता है कि अलग अलग फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है। इस कारण से फोर्स को कहा जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो आप ये दो डायग्राम बना लेने के बाद एक स्टेटमेंट में केवल लिख दीजिए कि सिंस रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, since resultant of two forces depends on directions of each force, प्रत्येक फोर्स के डायरेक्शन पर चूंकि आंसर डिपेंड कर रहा है, इसी वजह से therefore force is a vector, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। आगे बढ़े। अच्छा, इसी तरह से समझना जरा ध्यान से, इस बार थोड़ा कठिन करने जा रहा हूं। मान लीजिए ये कोई तार है ऐसे, और इधर से एक दूसरा तार आता है, और ये दोनों तार मिल करके इस तरफ चला जाता है। ये वायर नंबर 1 है, वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2, और दोनों तार मिल करके उसके बाद फिर वायर नंबर 3 बना के इस तरह से चले जाएंगे। इसमें करंट मौजूद हो 2 एम्पियर का, इसमें करंट मौजूद हो 4 एम्पियर का। ठीक, तो इसमें गारंटी है कितना करंट रहेगा? 6 एम्पियर का गारंटी है इस बात की। अगर मान लीजिए ये जो वायर मैं बनाया था, इस वायर के बजाय ऐसे भी अगर ये रहता, ठीक है, 2 एम्पियर वाला वायर, तो भी 6 एम्पियर का ही करंट रहा होता यहां पर। अगर मान लो ये 2 एम्पियर का वायर जो कि था, वो ऐसे करके भी लगभग अगर रहा होता, मान लो ऐसे करके भी 2 एम्पियर अगर आया होता करंट, तो ये 6 एम्पियर का ही करंट रहा होता यहां पर। तो कहने का मतलब, करंट को ऐड करते समय, इन दोनों करंट्स को ऐड करते समय डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। इस कारण से, अच्छा,
करंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन ऐड करते समय करंट्स को डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इस कारण से करंट को माना जाएगा क्या, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर के बारे में अभी बताया नहीं हूं, लेकिन ठीक है, जो वेक्टर नहीं है वो स्केलर है, मान सकते हो अभी। तो करंट के बारे में एक स्पेशल बात भी लिखेंगे कि करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, हैज डायरेक्शन। लेकिन मात्र डायरेक्शन होना ही आवश्यक नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन होना ही सफिशिएंट नहीं है किसी एक क्वांटिटी को वेक्टर बनने के लिए। डायरेक्शन होने के साथ साथ ऐड करते समय डायरेक्शन का रोल होना चाहिए। अगर डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ रहा है हमें ऐड करते समय, तो डेफिनेटली जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर्स के बारे में क्या लिखा जा सकता है, ऐसे क्वांटिटीज जिनको जोड़ते समय डायरेक्शन का जरूरत ना पड़े। ठीक है, स्केलर्स के बारे में लिखी दो एक लाइन, व्हेन एडिशन रिक्वायर्स नो डायरेक्शन। डायरेक्शन की अगर जरूरत ही ना पड़े ऐड करते समय, तो क्वांटिटी को कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, अच्छा, एग्जांपल्स में नहीं लिखा, और भी एग्जांपल्स हो सकते थे वेक्टर के। एग्जांपल्स में एक तो मैं बता दिया खुद करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा स्पीड, डिस्टेंस, मास, और भी कई तरह के हो सकते हैं। यहां पर मुझे एक और एग्जांपल लिखना चाहिए था जरूर। एक तो ये मैं लिखा फोर्स एक क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है, ठीक वैसे ही एक और फिजिकल क्वांटिटी मैं लिख देता हूं जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। यहीं पर दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, कहते हैं उसे डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल 2 यह है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए पहला डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर ईस्ट का, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है ठीक उल्टी दिशा में 5 मीटर वेस्ट का। इन दोनों को कुल मिला के अगर देखेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 5 मीटर ईस्ट का। इन दोनों को अगर आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो ये आएगा रिजल्ट 5 मीटर ईस्ट। तो ये आंसर निकालने के लिए हमें जानना जरूरी है कि प्रत्येक अलग अलग जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनका आखिर डायरेक्शन क्या है। ठीक, तो दो एग्जांपल्स देखा हमने वेक्टर्स का, स्केलर्स के बारे में मैं आपको बताया। अब हम लोगों का पूरा फोकस डिस्प्लेसमेंट जैसी चीजों पर यानी कि वेक्टर्स पर ही होने वाला है। ठीक है ना, लिखें आप टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरह से ऐड किया जाता है ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो देखो, काफी सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है क्लास 2 का, उसको अगर आपको यह सिखाना है कि 2 + 3 = होता है 5, यह आपको कैसे सिखाना है, आप क्या करोगे, मतलब तुम खुद सोचो कैसे सिखाओगे। 2 + 3 = 5, इस बात को आप कैसे सिखाओगे उसे। आप ये बोलोगे 1 2, उंगली पर ही जोड़ेगा वो, 1 और 2। अब 2 जहां पर खत्म हुआ वहां पर से फिर से गिनना शुरू करेंगे हम लोग, 1 2 3, है ना। अब क्या करेंगे, एकदम शुरुआत से 1 2 3 4 5 ऐसे करके ऐड कर देंगे। यही करेंगे ना, फिर से देखिए, और एकदम इस बात की जड़ तक जाओ, उसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे अभी जस्ट। अगर मान लो 3 + 2 अगर करना हो मान लो, तो कैसे किया जाता है 3 + 2, पहले 1 2 3, जहां पर 3 खत्म हुआ उसके बाद से गिनना शुरू करेंगे हम लोग 1 2। अब क्या करेंगे, उसके बाद एकदम शुरुआत से लेकर के एकदम अंत तक गिनते चले जाएंगे, कुल मिला के 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
यही तरीका है। ठीक वैसे ही हम लोग वेक्टर्स को भी ऐड करते हैं। सबसे पहले तो एक एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कोई एक वेक्टर को। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है? एक वेक्टर दिखा रहा है। इस वेक्टर का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। क्या डायरेक्शन है? जिस दिशा में ये एरो है वही है डायरेक्शन इस वेक्टर क्वांटिटी का। यह हो सकता है कोई फोर्स हो सकता है कोई डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, और भी अलग अलग तरह के वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, लेकिन फिलहाल तो इतना ही समझेंगे हम लोग। यह कोई भी एक वेक्टर को दिखाने वाला पहला एरो है ये। ठीक, मान लेते हैं वेक्टर नंबर 1। ठीक ऐसे ही मान लो फिर ये है एक दूसरा वेक्टर, यह है वेक्टर नंबर 2। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके कितना आएगा ये डायग्राम से हम लोग कैसे पता करते हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग करते क्या हैं, इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं वेक्टर नंबर 1, यहां पर लिखा हुआ है वेक्टर नंबर 2। हम लोगों ने अभी क्या किया था, जहां पर पहला नंबर खत्म हुआ वहां पर से दूसरे नंबर को ऐड करना शुरू किया हम लोग। ठीक सेम काम करने जा रहा हूं मैं। यहां पर जहां पर पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां पर दूसरे वेक्टर को मैं सजा दूंगा। ऐसे ये दूसरा वेक्टर वहां पर से शुरू हुआ है जहां पर पहला वेक्टर खत्म हुआ, और इसके बाद फिर एकदम शुरुआत से लेके एकदम अंत तक डायरेक्ट जाने वाला एक एरो यह बता देता है हमें क्या चीज, तो रिजल्टेंट। मतलब मान लीजिए कि पहला वेक्टर वेक्टर ए था। वेक्टर्स को ना ऐसे दिखाते हैं ऊपर में एक एरो बना के। यह है दूसरा वेक्टर वेक्टर बी। अगर तो ये जो डॉटेड लाइन में दिखाया हूं इस तरह से, ये असल में है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसी को कहा जाता है ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। अगर दो वेक्टर्स को इस तरह से डायग्राम में दिखाया जाए तो इसी डायग्राम से हम लोग किस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर का पता करते हैं, इस ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से ये डायग्राम बना करके बड़े आसानी से पता चल जाता है। इस डायग्राम के पीछे का सिद्धांत क्या है, एकदम बेसिक बात, फंडामेंटल बात क्या है, ऐड करने का वही पुराना तरीका। जहां पर पहला नंबर खत्म हुआ वहां से दूसरा नंबर गिनना शुरू करिए आप, और उसके बाद में जाके एकदम शुरुआत से एकदम अंत तक चले जाइए आप। आई होप एकदम क्लियर है ये बात। इसी को कहते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। तो आप लिखिए ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन और मात्र ये डायग्राम बना दीजिए। अगर आप क्लास 12th या 12th पास कर चुके हैं तो आपको अलग से इसके बारे में कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस करते करते इसको एकदम अच्छे से सीख जाएंगे। आई होप समझ गए आप बात को। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं करने के लिए, हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। लेकिन ध्यान रखना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग आंसर निकालने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग जो एक एक सवाल कर रहे होंगे उस सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से लिखना है ना, लिखने के तरीके पर फोकस करेंगे हम लोग। किस तरह से उन सवालों के सॉल्यूशन को लिखना है प्रॉपरली, और लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी आपके लिए, क्योंकि आगे कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे जिसमें कि हमें वेक्टर्स को एकदम बारीकी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो लिखा जाए पहला सवाल, अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट and then 10 मीटर नॉर्थ। ठीक, पहले ईस्ट के तरफ जाता है, उसके बाद 10 मीटर नॉर्थ के तरफ जाता है। आपको क्या पता करना है, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप नोटबुक में जरूर इसको नोट करेंगे। जिस तरह से मैं बता रहा हूं ठीक उसी तरह से। सबसे पहले हमारा क्या स्टेप रहेगा, एक है ईस्ट के तरफ, दूसरा है नॉर्थ के तरफ, है ना।
तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे, हम लोग एक एक्स और वाई एक्सेस निर्धारित करेंगे और साफ साफ लिखेंगे कि किस तरफ हमने क्या माना है। ये वाई एक्सेस मान रहा हूं, ये एक्स एक्सेस मान रहा हूं, और इसी डायरेक्शन को मैं नाम दूंगा ईस्ट का डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन को नाम दूंगा नॉर्थ का डायरेक्शन। ठीक। अब सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट, चलो उसे मैं नाम दे देता हूं, मान लेते हैं उस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, जिसको लिखा जा रहा है 10 मीटर ईस्ट। ये तो मैं स्टेटमेंट में लिख दिया। डायग्राम में इस बात को कैसे दिखाऊंगा, मान लेते हैं पर्सन ठीक ओरिजिन से चलना शुरू करता है, और ये जो पर्सन है ये कैसे करके चला है, तो ये 10 मीटर ईस्ट के तरफ चलते गया, कुछ ऐसे यहां से यहां पर पहुंच गया, ओरिजिन से यहां तक पहुंच गया वो पर्सन। तो इस बात को एरो से ऐसे दिखाया जाएगा, देखिए ये रहा पहला डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर ए, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए। सवाल में फिर यह कहा जा रहा है कि ऐसा करने के बाद फिर यह पर्सन नॉर्थ की तरफ ऐसे चलते चला जाता है 10 मीटर, फिर से यहां से यहां। ध्यान देना, जहां पर पहला वेक्टर खत्म हुआ ठीक उसी जगह पर से मैं दूसरे वेक्टर को गिनना शुरू कर रहा हूं। तो यानी इस तरह से यह बना हुआ है सेकंड वेक्टर, वेक्टर बी, यह दूसरा वेक्टर। हमें यह पता करना है कि रिजल्टेंट कितना होगा, यानी टोटल कितना होगा, यानी कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट हमें पहले से पता है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शंस का ख्याल रखना पड़ता है। तो वेक्टर बी पहले लिख दिया जाए, वेक्टर बी है 10 मीटर नॉर्थ। आंसर मुझे भी पता है 10√2 मीटर आएगा, ठीक है, लेकिन इसको लिखने का और सिंपल सा एक शॉर्टकट है। आप 10 मीटर ईस्ट के बजाय लिख सकते हैं 10 मीटर एक्स एक्सिस में, क्योंकि डायग्राम में दिखाया हुआ है एक्स एक्सिस में ही ईस्ट है। तो इसको लिखने का तरीका यह हो सकता है 10 मीटर एक्स एक्सिस में, इसको ऐसे लिखते हैं 10 मीटर एक्स एक्सिस में, आई ऊपर में कैप बना देते हैं। ठीक ठीक वैसे ही 10 मीटर जे ऐसे कैप बना देते हैं। इसका मतलब रहता है कि हम लोग वाई डायरेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं। तो दोनों वेक्टर्स को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको नोटबुक में, डायग्राम बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, ताकि आप इस बात को क्लियरली देख सके कि टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब, यानी ये रहा इन दोनों ही वेक्टर्स का सम, यहां से लेके यहां तक, एकदम शुरुआत से लेके एकदम अंत तक। इसको मैं नाम दे देता हूं, चलो वेक्टर आर। तो वेक्टर आर को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। वेक्टर आर को कहा जा सकता है, यह है, बस इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, 10 मीटर आई कैप प्लस 10 मीटर जे कैप। यही आंसर भी सही है, यह डायरेक्ट आंसर भी लिखा हुआ हो तो भी इसमें कोई गलती नहीं है, यह आ गया हमारा आंसर। लेकिन अगर सवाल में पूछा जाए कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, मैग्नीट्यूड मतलब इस एरो की लंबाई बताएं, तो तुरंत पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। वेक्टर आर को मैग्नीट्यूड करके बताइए, है ना, ये एकदम शुरुआत से एकदम अंत तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, ये अगर पूछा जाए तो कैसे बताएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से बताएंगे। और आगे के लिए भी आप याद रखेंगे, कोई भी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो और आई कैप जे कैप में अगर वो पहले से लिखा हुआ हो, तो आप बड़े आसानी से स्क्वायर रूट ऑफ 10 मीटर का होल स्क्वायर प्लस अगेन 10 मीटर का होल स्क्वायर कर देते हैं। जो आंसर आएगा वो होगा 10√2 मीटर में। कोई पूछे डायरेक्शन क्या रहेगा वेक्टर आर का, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर डायग्राम में देख के बताया जा सकता है कि वेक्टर आर आखिर किस दिशा में है। वो न तो ईस्ट में है न तो नॉर्थ में है, असल में वो तो ठीक बीचों बीच 45 डिग्री पर ऐसे करके गया। ठीक ईस्ट और नॉर्थ के एंगुलर बाइसेक्टर को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इक्वल्स टू नॉर्थ ईस्ट।
आई होप आपको लिखने का एक एक बात एकदम क्लियर है अच्छे से। जवाब में, सवाल के जवाब में डायरेक्ट ये भी लिखा जा सकता था, सवाल के जवाब में ये भी लिखा जा सकता था 10√2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। आगे बढ़े, चलिए। तो थोड़ा सा इसी में कैलकुलेशन भी करना पड़े, इस वजह से मैं आपको दे रहा हूं नया सवाल। लिखिए, अ पर्सन वॉक्स 40 मीटर ईस्ट, देन 70 मीटर नॉर्थ, उसके बाद फिर देन 10 मीटर वेस्ट, एंड फाइनली 30 मीटर साउथ। फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप अलग अलग बातों को लिखेंगे। ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूं। टोटल डिस्प्लेसमेंट को आप इस तरह से भी लिखेंगे आई कैप जे कैप में एक बार, ठीक। उसके बाद फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताएंगे कितना होगा, और साथ में फिर डायरेक्शन भी बताएंगे कि उस वेक्टर का क्या है। और सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए इस तरह का एक डायग्राम, एक्स और वाई एक्सिस में दिखाया हुआ सारा चीज। एक बार कोशिश करो खुद से करने का। चलिए, जैसा कि मैं आपको बताया, मैं आंसर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने के बजाय मैं इंटरेस्टेड हूं अभी फिलहाल कि क्या लिखने का तरीका रहेगा इस सवाल को। यह अगर मैं मान लेता हूं वाई एक्सिस है, इसे अगर मान लिया जाए एक्स एक्सिस है, और यही डायरेक्शन ईस्ट है, यही डायरेक्शन नॉर्थ है, तो बाकी सारी दिशाएं निश्चित हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि एक पर्सन है जो चलना शुरू करता है, चलो मान लेता हूं कि ठीक ओरिजिन से चलना शुरू करता है। सबसे पहला उसका स्टेप है 40 मीटर ईस्ट के तरफ जाना, तो 40 मीटर ईस्ट के तरफ यहां पर पहुंचा होगा वो। इस बात को मैं एक एरो से रिप्रेजेंट करूंगा और कहूंगा यही है पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए। शायद आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। वेक्टर ए को कहीं लिख लेता हूं, चलो। वेक्टर ए का मतलब है 40 मीटर ईस्ट के तरफ जाना, यही है पहला वेक्टर, वेक्टर ए। दूसरा फिर है नॉर्थ के तरफ जाना, लेकिन 70 मीटर। तो ये जो पर्सन था ये 70 मीटर नॉर्थ की तरफ चलते चला गया यहां से यहां तक। चलो थोड़ा सा नीचे ही मानते हैं, ये 70 मीटर यहां से यहां चलते चला गया फिर, ठीक है ना। समझ पा रहे होंगे बात को आप। ठीक वहां से शुरू होना जरूरी था जहां पर पहला वाला वेक्टर खत्म हुआ है। वेक्टर बी मैं किसे माना हूं, वेक्टर बी दरअसल 70 मीटर नॉर्थ की तरफ है। समझ गए। अब इसके बाद सवाल के मुताबिक 10 मीटर वेस्ट, तो आप क्या ढूंढ सकते हैं 10 मीटर वेस्ट किस तरफ है। तो ईस्ट के ठीक उल्टा होना चाहिए वेस्ट, यानी ऐसे करके पर्सन 10 मीटर वापस आया, ऐसे यहां पर पहुंचा। इस बात को कैसे दिखाया जाएगा, तो यहां पर देखो ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ये 10 मीटर वेस्ट, ठीक। ये पर्सन वेक्टर सी 10 मीटर वेस्ट में ट्रेवल किया। वेक्टर सी को इधर लिख देता हूं, वेक्टर सी है 10 मीटर वेस्ट। इसके बाद फिर यही पर्सन ट्रेवल करना शुरू करता है और किधर जाता है, साउथ में। और साउथ में कितना जाता है, तो साउथ में सवाल के मुताबिक 30 मीटर जाता है, ऐसा ही लिखा है ना। 30 मीटर साउथ लिखा था, तो साउथ का डायरेक्शन मुझे लगता है आप ढूंढ लेंगे। तो फाइनली यहां पर पर्सन 30 मीटर और ज्यादा ट्रेवल करके वेक्टर डी लिखा हुआ, और वेक्टर डी है क्या, वेक्टर डी का मतलब है 30 मीटर साउथ। तो कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट आखिर हुआ कितना, तो एकदम शुरुआत से लेके एकदम लास्ट तक मैं एक डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूं, ऐसे देखिए। दिस इज
वेक्टर आर जिसे समझ सकते हैं हम लोग रिजल्टेंट के जैसा। ठीक, सबसे पहले हमने सवाल को पढ़ के उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, और इसी रिजल्टेंट वेक्टर आर को लिखने का क्या तरीका होना चाहिए देखो, बाकी मैं हटा देता हूं। इसी वेक्टर आर को लिखने का अब क्या हमारा तरीका होना चाहिए, सबसे पहले फिर से वेक्टर ए को लिखने की जरूरत है 40 मीटर आई कैप, वेक्टर बी को लिखने का जरूरत है 70 मीटर जे कैप, इसके आगे फिर वेक्टर सी को लिखने का जरूरत है, क्या देखिए वेक्टर सी को लिखने का जरूरत है, सोच लो 10 मीटर वेस्ट, कैसे लिखूं, मुझसे पहले लिखो तो आप। ऑलराइट, तो 10 मीटर वेस्ट में जाना, इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाना, इस कारण से इसे लिखा जा सकता है माइनस में 10 मीटर आई कैप, और ठीक ऐसे ही वेक्टर डी को लिखा जा सकता है, देखो वेक्टर डी है -30 मीटर जे कैप। ये मैं चारों वेक्टर्स को अलग अलग लिख लिया हूं। अब जरा डायग्राम पर एकदम अच्छे से फोकस करो। ये डायग्राम है हमारे पास, इस डायग्राम से ही मैं जानना चाहता हूं कि वेक्टर आर आखिर कितना होगा। इस वेक्टर आर को ना चलो अलग कलर से मैं दिखा देता हूं, ठीक, ताकि आपको एकदम साफ साफ हर बात नजर आए। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से शुरू करके यहां तक जो बना हुआ वेक्टर है इसको मैं वेक्टर आर बोल दिया, और यही वेक्टर के बारे में हमें सब कुछ पता करना है। ठीक, तो इस वेक्टर आर में फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। देखिए कैसे, इस तरह से एक छोटा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और इस कंस्ट्रक्शन में अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे ये दूरी कितनी होगी। ठीक वैसे ही आप ये भी सोच समझ के बता सकते हैं ये दूरी कितनी होगी। कैसे बताएंगे, तो एक बार आप खुद से पहले कोशिश करें। एक बार आप खुद से कोशिश करें, ये दूरी जो वर्टिकल वाला डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर कहा जाता है इसे, अगर तो ये दूरी कैसे पता करेंगे आप। ये पता करने के लिए हम लोग चालाकी क्या करेंगे, ये पूरे 70 मीटर में से इतने से 30 मीटर को घटा देंगे, यानी वाई एक्सिस में होने वाले डिस्प्लेसमेंट्स को अलग से हम लोग गिन लेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा ये अंततः 40 मीटर ही रहेगा। ठीक वैसे ही फिर वेक्टर ए में, यानी टोटल ये लिखा हुआ था ना 40 मीटर, इस 40 मीटर में से मात्र इस 10 मीटर को घटा दो, आपको ये मिल जाएगा 30 मीटर का। समझ पाए इस बात को। तो हमने ज्योमेट्री में ही सही, लेकिन किया क्या, हमने क्या किया, एक्स एक्सिस वाले सारे डिस्प्लेसमेंट्स को अलग से हमने गिन लिया, और वाई एक्सिस वाले सारे डिस्प्लेसमेंट्स को अलग से हमने गिन लिया। यही तो किया हमने। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट्स को पूरी तरह से अलग अलग हमने गिन लिया, और हमने पाया कि 40 मीटर है वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, और 30 मीटर मात्र है एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट। इसी बात को मैं यहां पर इक्वेशंस में लिखता हूं, आप कंफ्यूज मत होना, बस बहुत आसान सी बात है ये, कि भाई ये जो एक्स एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट है और ये जो एक्स एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों को मैं अलग से कंबाइन कर दूंगा, और साथ ही साथ ये जो वाई एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये जो वाई एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों को मैं अलग से कंबाइन कर दूंगा। तो पूरी बात एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कैलकुलेशन अलग अलग होगा, और सबको साथ में कुल मिला के इस तरह से दिखाया जा सकता है कि सबको साथ में कुल मिला के ऐसे लिखा जा सकता है कि वेक्टर आर यानी रिजल्टेंट वेक्टर, इसका वैल्यू कितना आएगा, सुनिए ध्यान से। तो आई कैप में कितना, तो 30 मीटर आई कैप। ये कैसे हुआ, तो मात्र एक्स एक्सिस वाले डिस्प्लेसमेंट्स को हमने अलग से गिन लिया, फिर जाके 70 मीटर और -30 मीटर इन वाई एक्सिस वाले डिस्प्लेसमेंट्स को अलग से गिन लेंगे। ये 40 मीटर जे कैप, यही हमारा सही आंसर भी माना जा सकता, यही हमारा आंसर भी आ गया। ठीक, इसमें कोई गलती नहीं है।
अगर आप एक्स और वाई एक्सिस को अच्छे से दिखाए हुए हैं तो। हाँ, अगर कोई पूछे कि नहीं मुझे ये जो वेक्टर आर है इसका मैग्नीट्यूड जानना है, मतलब ये जो दूरी कितनी है ये मुझे जाननी है, तो आप क्या तरीका अपनाएंगे? आप वही पुराना तरीका अपनाएंगे। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से तुरंत बताया जा सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 30 मीटर का होल स्क्वायर प्लस 40 मीटर का होल स्क्वायर। आंसर बना हमारे पास 50 मीटर। तो इतना ज्यादा आसान है मैग्नीट्यूड निकालना और दिए हुए किसी भी तरह के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना। ठीक, अच्छा, डायरेक्शन की बात करूं अगर, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर क्या लिखा जाए, जरा सोच समझ के। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, इसे जरा ध्यान से सुनना। मैं फिर से एक नए डायग्राम का इस्तेमाल करूंगा इसको समझने के लिए। वेक्टर आर का आखिर क्या मतलब था? 30 मीटर आई कैप और 40 मीटर जे कैप। इस बात को कैसे दिखाया जाएगा? तो 30 मीटर एक्स एक्सिस में जाना और 40 मीटर इस तरह से वाई एक्सिस में जाना। ये 40 मीटर है, ये 30 मीटर है, और इन दोनों को मिला करके जो आंसर आया है यही है डायरेक्शन वेक्टर आर का। तो लिखा क्या जाता है, ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा बड़े आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। tan थीटा का वैल्यू बनेगा 4/3, और अगर आपको जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है, थीटा का वैल्यू इस तरह से निकल के आया 53 डिग्री, क्योंकि 53 डिग्री वो स्पेशल एंगल है जिस पर tan थीटा का वैल्यू लगभग 4/3 होता है। तो डायरेक्शन ऑफ आर लिखा जाएगा कैसे, ध्यान से सुनना जरा। ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो लिखा ऐसे जाता है कि ईस्ट से नॉर्थ की ओर कितना एंगल घूम जाए, तो 53 डिग्री घूम जाए। ईस्ट से नॉर्थ की ओर, यानी ईस्ट का नॉर्थ 53 डिग्री से। लिखने का तरीका 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट का नॉर्थ, ईस्ट ये वाला डायरेक्शन, और इससे नॉर्थ के तरफ टर्न ले लीजिए। कितने एंगल से? 53 डिग्री के एंगल से। इस तरफ है हमारा रिजल्टेंट। आई होप पूरी बात आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दूंगा ताकि आपको सोचने पर मजबूर होना पड़े। नया सवाल लिखें। सवाल है, अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट। अच्छा, ये सब कुछ हम लोग डिस्प्लेसमेंट ही तो सीख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को काउंट करना ही तो सीख रहे हैं। अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट एंड देन 30√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, मेरा कोई इंटरेस्ट आंसर में नहीं है, मैं बस इस बात पर ध्यान देना चाहता हूं कि लिखने का तरीका क्या रहेगा। तो जरूरी यह है एक्स और वाई एक्सिस दिखाइए, ईस्ट और नॉर्थ दिखाइए, और साथ में फिर दोनों अलग अलग वेक्टर्स को आई कैप जे कैप में लिख करके दिखाएं पहले, उसके बाद हम लोग आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, बस इतना ही सवाल है, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, क्वेश्चन को जल्दी करिए, जल्दबाजी में मत करिए, ठीक है। समय बिना बर्बाद किए हुए सवाल को करिए और सारे स्टेप्स को लिख के एकदम अच्छे से करिए, जल्दबाजी में मत करिए, लेकिन जल्दी करिए, ठीक है। करो, चलिए। मुझे लगता है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं, कंप्लीट भी कर चुके हैं। मतलब सबसे पहले मैं माना कि यह है वाई एक्सिस और यह है एक्स एक्सिस, और इसके साथ ही इसी तरफ ईस्ट है और इसी तरफ नॉर्थ। यह सबसे पहले मुझे बताना जरूरी था। इसके बाद फिर माना कि अच्छे से देखना आप, माना कि जो पर्सन है वो ओरिजिन से चलना इस तरह से शुरू करता है अगर,
इस ओरिजिन से चलते हुए में सबसे पहले वो 10 मीटर ईस्ट की तरफ चलता चला जाता है। इस बात को मैं एक वेक्टर से दिखाता हूं, देखो ऐसे। ये है पहला वेक्टर, वेक्टर ए। वेक्टर ए को साइड में मैं यहां पर लिख दिया 10 मीटर ईस्ट, और इसको लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है 10 मीटर आई कैप। मानते हैं इस बात को? अच्छा, इसके बाद फिर सेकंड वाला वेक्टर। सेकंड वाला वेक्टर क्या था? तो पर्सन यहां पर खड़ा है, देखें आप, है ना, पर्सन यहां पर है। अब यहां पर से नॉर्थ का डायरेक्शन ये रहा, ठीक है, ईस्ट का डायरेक्शन ये रहा, तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन ऐसे करके है कि नहीं? तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में लगातार पर्सन चलते चला जाता है। कितनी दूरी तय करता है? सवाल के मुताबिक 30√2। यह वेक्टर बी है जिसकी लंबाई 30√2 मीटर है। इस बात को कैसे लिखा जाए, यही तो पूरा गेम है। वेक्टर बी को लिखा जाएगा 30√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, लेकिन साथ में इसे आई कैप जे कैप में कैसे लिखा जाए, मैं दोबारा से आपको पूरा समय दे रहा हूं इस बात को खुद से समझने का कि आखिर वेक्टर बी को आई कैप जे कैप में किस तरह से लिखा जाए। एक बार पूरी कोशिश करें आप। चलिए मैं भी कोशिश करता हूं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी तरह से। देखो सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि पर्सन जो है वो इस खास जगह से, यानी 10 मीटर एक्स एक्सिस में जाने के बाद से इस तरह से वेक्टर बी के अलोंग चलते चला गया यहां से यहां तक। इसको मैं आई कैप जे कैप में कैसे लिखूंगा, यही सवाल है सबसे बड़ा। मैं तरीका बता रहा हूं क्या है। आप ये मानोगे कि ये जो पर्सन यहां पर पहुंचा है इस रास्ते ऐसे सीधे जाते हुए जो पहुंचा है यहां तक, इसको आप ये मानोगे जैसे कि यहां पर से जो ये चलना शुरू किया था ये पहले इधर गया ऐसे, और उसके बाद फिर ये इधर गया, तो भी तो ये यहीं पर पहुंच जाएगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट उतना ही माना जाएगा। अब अगर कर सकते हो तो कर दो। तो चलिए भाई, मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग ऐसा मान लेंगे जैसे कि ये जो वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी, एक बार में समझ जाना, वेक्टर बी दरअसल दो अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बना है। वेक्टर बी का ये रहा पहला टुकड़ा, और इसी वेक्टर बी का ये रहा दूसरा टुकड़ा। वेक्टर कौन सा है? वेक्टर है ये बी, और इसी को हम लोग समझ सकते हैं जैसे दो अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बना है। ये रहा फर्स्ट पार्ट, इसको कहते हैं हम लोग एक्स कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब टुकड़ा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। ठीक वैसे ही ये कहलाएगा वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये ज्यादा कुछ नहीं, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ही तो है। मैं इतने से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहा पहला हिस्सा, ये रहा दूसरा हिस्सा, इन दोनों को ऐड करने से आना चाहिए वेक्टर बी, है कि नहीं? और जहां तक कि इन दूरियों की बात है, ये डिस्टेंसेस की बात है कि ये दूरी आखिर होनी कितनी है, इसको हम लोग निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे। देखिए कैसे। ये जो वेक्टर बी था, इसके बारे में ये लिखा गया था कि ये 30√2 के बराबर, 30√2 मीटर के बराबर, ये वाला एंगल 45 डिग्री। तो चलो एक काम करता हूं, मैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी को मैं इस नाम से पुकारता हूं। इसको मैं बोलूंगा बी एक्स, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। ठीक वैसे ही वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, इसको मैं नाम दे देता हूं चलो बी वाई। और ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल से इक्वेशन के मुताबिक cos 45 डिग्री बराबर होना ही चाहिए था
यह मैं इसलिए लिख के कर रहा हूं ताकि अगर थोड़ी देर बाद 45 डिग्री के बजाय अगर मैं 30 डिग्री दे देता हूं तो भी आप कर सकें। ठीक, तो ये 45 डिग्री के एंगल के लिए मैं कॉस लिख सकता हूं, देखो ऐसे, bx डिवाइडेड बाई 30√2 मीटर, जिससे कि bx का वैल्यू तुरंत आ जाएगा हमारे पास 30 मीटर। bx क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? ताकि हम लोग इस वेक्टर b को i कैप j कैप में साफ साफ लिख सकें कि वेक्टर b का मतलब है bx i कैप प्लस by j कैप। इस वेक्टर b को हमारा कोशिश यह है कि इस वेक्टर b को तोड़ दिया जाए दो हिस्सों में और दोनों हिस्सों को अलग अलग i कैप j कैप में लिख दें। ठीक है, इसी को कहते हैं वेक्टर को तोड़ना या फिर वेक्टर को रिजॉल्व करना। याद रहेगा? ठीक, तो bx का वैल्यू जिस तरह से हमने निकाला, ठीक वैसे ही sin 45 डिग्री का आप इस्तेमाल करें और by का वैल्यू आप निकालें, वो भी 30 मीटर ही निकल के आएगा। और मैं कहना यह चाह रहा था कि वेक्टर b को अब लिख सकते हैं हम लोग 30 मीटर i कैप में जाना और प्लस फिर 30 मीटर j कैप में जाना। रिजल्टेंट के बारे में चलो चर्चा करते हैं। पहले डायग्राम में सीखो और उसके बाद इक्वेशन में बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसा मैं डायग्राम बनाया था वो ये था, x और y एक्सिस दिखाया गया था। इसके बाद वेक्टर a को ऐसे करके दिखाया था मैं, वेक्टर a 10 मीटर का था, इसको 10 मीटर ही लिख देता हूं। और साथ ही फिर ऐसे करके एक दूसरा वेक्टर था, ये 30√2 था मीटर में। इन दोनों ही वेक्टर्स का रिजल्टेंट पहले तो डायग्राम में मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिर कितना और किस तरफ है। तो देखें ध्यान से, एकदम ओरिजिन से शुरू करके यहां तक जाने वाला येलो कलर का ये जो मैं वेक्टर दिखाया हूं, यही है रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन आखिर इस रिजल्टेंट वेक्टर को पता कैसे करेंगे कि कितना है? पहले सिर्फ डायग्राम में देखो। आखिर इस रिजल्टेंट वेक्टर को पता कैसे करेंगे कि कितना है? हम लोग ऐसा तो कर नहीं सकते कि 10 का स्क्वायर और 30√2 मीटर का होल स्क्वायर करके पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, गलत होगा वो। ठीक, तो पता करने का क्या तरीका है? एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ऐसे, और अब की बार आप समझ भी जाएंगे कि यही कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहा हूं मैं। यह कंस्ट्रक्शन कर लेने के बाद हम लोग एकदम बड़े वाले ट्रायंगल में लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, एकदम बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक, लेकिन बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड पता तो चले पहले, तो ये तो हम लोग पहले से निकाल रखे हैं ना। देखिए आप, by, तो by का वैल्यू 30 मीटर है और साथ में ये वाली दूरी ये भी तो 30 मीटर है। तो कुल मिला के ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये बन गया 40 मीटर का और ये तो अलग से 30 मीटर है ही। तो दरअसल हमने किया क्या, अब इक्वेशंस में देखोगे डायग्राम को छोड़ के, वेक्टर बी को आई कैप जे कैप में लिख दिया और जब रिजल्टेंट निकाल रहे होंगे तो इस आई कैप वाले हिस्से को एक साथ जोड़ना है। यही देखिए हम लोग यहां पर ज्योमेट्री में भी यही काम किए हैं। तो लिखते हैं जरा वेक्टर आर को हम लोग, वेक्टर आर आएगा, सिंपल सा रूल है वही पुराना, आई कैप को एक साथ जोड़ दीजिए और जे कैप को अलग से जोड़ दीजिए। तो आई कैप को अलग से जोड़ेंगे 40 मीटर आई कैप प्लस जे कैप अलग से लिखा हुआ है 30 मीटर जे कैप। यही हमारा आंसर है और इसमें कोई गलती नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर कोई पूछे अगर कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मुझे जानना है, यानी कि ये आखिर डिस्टेंस है कितना, ये मुझे जानना, ये डिस्टेंस मुझे जानना, तो ऐसी हालत में हम लोग आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से पता कर लेंगे। 40 मीटर का होल स्क्वायर प्लस फिर 30 मीटर का होल स्क्वायर, आंसर बना हमारे पास 50 मीटर का। डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग दोबारा से एंगल थीटा गिन लेंगे और tan थीटा से हम लोग एंगल पता कर लेंगे, जिसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलिए तो अब तेजी से एक और क्वेश्चन कर लिया जाए और उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा करने के लिए। क्वेश्चन है, फाइंड
रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब सम बताना है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग टू वेक्टर्स। दिए हुए दोनों वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट बताना है प्रत्येक बार। पहला पार्ट है सवाल का, पहला पार्ट सवाल का लिखिए, 60 मीटर नहीं 100 मीटर एट 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यह है पहला वेक्टर। और दूसरा वेक्टर है, मतलब यहीं पर एंड, अब दूसरा वेक्टर है 100 मीटर एट 60 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट। इन दोनों वेक्टर्स को जरा ऐड करके दिखाएं, लेकिन ऐड करने के बाद आंसर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बार बार मैं यही बोल रहा हूं, आप पहले डायग्राम बनाते हैं कि नहीं अच्छे से, आई कैप जे कैप में प्रॉपरली दिए हुए वेक्टर को तोड़ करके लिखते हैं कि नहीं, इन सभी बातों में मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आप पूरी ताकत लगा के आई कैप जे कैप में लिखिए और सारे आई कैप को एक साथ, सारे जे कैप को अलग से ऐड करना है फिर। ठीक है, तेजी से करो। चलिए भाई, मैं थोड़ी सी मदद करता हूं आपको, जैसे ही कुछ समझ में आ जाएगा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो जैसे ही समझ में आ जाएगा कैसे करना है, उसके बाद खुद से ही तुम करना वीडियो को पॉज करके। ठीक, मेरे यहां पर सॉल्व करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। जब तक आप खुद से नहीं कर रहे होंगे तब तक आपको फायदा नहीं होने वाला है। माना कि यहां पर पर्सन है और पर्सन सबसे पहले जाता है किस तरफ, तो इस बात को समझिए, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जैसे मान लो किसी का नाम है, कोई एक पर्सन है मान लीजिए जिसका नाम है सपोज आशीष, है ना, तो शर्ट ऑफ आशीष, इसका क्या मतलब हुआ, शर्ट ऑफ आशीष, तो आशीष का शर्ट। अब कोरिलेट करिए, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ईस्ट का नॉर्थ, तो ईस्ट से नॉर्थ के तरफ घूम जाइए आप, ईस्ट में जाना यह कहलाएगा, लेकिन ऐसे नहीं जाना, ईस्ट से घूम जाइए नॉर्थ की ओर, कितना एंगल, 60 डिग्री। तो दरअसल बात यह है कि यह रहा पहला वेक्टर जो कि इस तरफ पर्सन को जाते हुए दिखा रहा है, यहां से यहां पहुंच गया पर्सन, यहां ऐसे कुछ, और यही है हमारा पहला वेक्टर, वेक्टर ए। इस वेक्टर ए की दूरी कितनी है, 100 मीटर, सवाल में लिखा हुआ था ऐसा, यह 100 मीटर का है। समझ गए बात। इसके आगे फिर क्या होता है, यहां पर पर्सन खड़ा है मान लीजिए, अब ये जो पर्सन है, अब की बार खुद से बनाओ जरा नोटबुक में, आगे क्या हुआ, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट 100 मीटर, उसको आप दिखा दीजिए जरा डायग्राम में मुझसे पहले। चलिए, तो सबसे बड़ी गलती आपकी ये रहेगी कि आप दिखाए ही नहीं होंगे, मतलब प्रॉपरली डायग्राम में सेकंड वाले वेक्टर को शो करना जरूरी है, मुझसे पहले आपको खुद से। गलत होगा कोई बात नहीं। तो चलिए सोचते हैं, यह रहा ईस्ट का डायरेक्शन, लेकिन साउथ ऑफ ईस्ट की बात हो रही है, तो ईस्ट से साउथ की तरफ घूम जाना है हमें, और ये वाला एंगल रखना है हमें 60 डिग्री का। तो ये एक रफ डायग्राम था, इसको एकदम अच्छे से कंप्लीट कर देता हूं मैं। ये जो पर्सन है, दिस पर्सन हैज मूव्ड समथिंग लाइक दिस, ये पर्सन यहां पर चला आया, यही है सेकंड वाला वेक्टर। ऐसे ये रहा वेक्टर बी, और इस वेक्टर बी के बारे में भी लिखा हुआ कि यह भी 100 मीटर का ही है। ठीक, अब सवाल यह उठता है वेक्टर ए और वेक्टर बी को किस तरह से आई कैप जे कैप में लिखा जाए। वेक्टर ए इक्वल्स टू, लिखा हुआ था 100 मीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मैं आपको समय दे रहा हूं 1 मिनट का, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको जरा आई कैप जे कैप में लिखने की पूरी कोशिश करिए, मुझे लगता है आप कर सकते हैं।
चलिए मैं सिर्फ वेक्टर ए पर पहले फोकस कर रहा हूं, सिर्फ वेक्टर ए के बारे में सोच रहा हूं अभी फिलहाल। वेक्टर ए को इस तरह से समझा जा सकता है जैसे कि इस दिशा में गया हुआ एक लाइन है, ऐसे वेक्टर ए ये रहा, और ये जो वेक्टर ए है ये 100 मीटर का डिस्टेंस है, यही है वेक्टर ए। लेकिन ये न तो एक्स एक्सिस में है न तो वाई एक्सिस में है। हम लोग क्या चालाकी करेंगे, इस वेक्टर ए को दो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देंगे ताकि आई कैप जे कैप में लिखना सरल हो जाए। ये वेक्टर नहीं, वेक्टर का एक टुकड़ा है। ठीक वैसे ही ये भी अभी अभी बनने वाला लाइन जो है ये एक वेक्टर नहीं, वेक्टर का एक टुकड़ा है। ये एंगल हमें पहले से पता था, ये एंगल था 60 डिग्री। मैं नाम लिखने जा रहा हूं, इसे मैं कहूंगा ए वाई और इसे मैं कहूंगा ए एक्स। ये अंतिम बार मैं कर रहा हूं, आगे से मैं नहीं करूंगा, पूरी तरह से आपको करना ही। अगर कोई एक वेक्टर दिख गया जो कि न तो एक्स एक्सिस में है न तो वाई एक्सिस में है, बावजूद इस बात के आपको आई कैप जे कैप में लिखने आना चाहिए। कैसे? वेक्टर को तोड़ दो दो अलग अलग कंपोनेंट्स में, या जरूरत पड़ने पर शायद 3 कंपोनेंट भी आ जाए, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए 2 ही कंपोनेंट रखा जाता है। और फिर ए वाई और ए एक्स का वैल्यू पता करने के लिए cos 60 डिग्री का वैल्यू तो लिखिए आप। cos 60 डिग्री होता है ए एक्स डिवाइडेड बाई 100 मीटर, और cos 60 डिग्री का मान 1/2। ए एक्स का वैल्यू आया 50 मीटर। समझ गए क्या करना है? जिस तरह से मैं ए एक्स निकाला cos 60 डिग्री का इस्तेमाल करके, आप इस्तेमाल करिए sin 60 डिग्री, तो आपके पास निकल के आ जाएगा ए वाई का वैल्यू, वो आना है 50√3 मीटर में। कर लिए होंगे खुद से। तो अब इस वेक्टर ए को हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं कितना, तो 50 मीटर आई कैप में और प्लस 50√3 मीटर जे कैप में। समझ गए बात को? अच्छा, ठीक वैसे ही अब फिर से दोबारा से आप कोशिश करिए वेक्टर बी को लिखने का, और सिर्फ अभी मैं फोकस कर रहा हूं वेक्टर बी को कैसे लिखा जाए इस पर। 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट लिखा हुआ था ये, जरा आई कैप जे कैप में लिखिए सही सही। चलिए भाई, मैं मानूंगा कि आपने वीडियो को पॉज किया और सही सही मुझसे पहले लिख लिया। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं अगर वेक्टर बी को, तो वेक्टर बी को कहां पर दिखाया जा रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन सही दिखाना चाहिए। तो 100 मीटर था ये, 100 मीटर किस तरफ दिखाया जाए? मुझे लगता है इस तरफ। नहीं, ये ईस्ट है, एक्स एक्सिस ईस्ट है अगर, तो इससे साउथ की ओर यानी इस तरफ हो गया ना फिर, और ऐसा डायग्राम रहेगा। इस तरफ एरो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रहा 100 मीटर, यही है वेक्टर बी। अब इस वेक्टर बी को कैसे आई कैप जे कैप में लिखा जाएगा पता नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 अलग अलग हिस्सों में तोड़ देंगे। देखो ऐसे, बार बार यही कर रहा हूं, इसको फिर से दिखाया मैं। तो ये रहा बी का एक्स कंपोनेंट और ये रहा बी का वाई कंपोनेंट, और दोनों ही कंपोनेंट्स का वैल्यू बताने के लिए हम लोग इस 60 डिग्री के एंगल का इस्तेमाल करेंगे और सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस का। मैं पहले बोला आपको, वो मैं लास्ट टाइम किया था, अब नहीं करूंगा। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, लेकिन मुझसे पहले आपके पास आंसर लिखा हुआ रहे। तो ये वाला डिस्टेंस बना 50 मीटर और ये वाला डिस्टेंस बना 50√3 मीटर। मानते हैं? तो वेक्टर बी को कैसे लिखा जाएगा आई कैप जे कैप में? तो 50 मीटर आई कैप, ये तो लिखना सही है, लेकिन साथ में ये 50√3 मीटर जे कैप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वाई एक्सिस नहीं, नेगेटिव वाई एक्सिस में। इस कारण से माइनस में 50√3 मीटर। समझ गए? तो ये था वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स को आपस में अगर जोड़ दिया जाए, ये पहले लिखा हुआ है ना वेक्टर ए, और ये लिखा हुआ है वेक्टर बी, आई कैप को एक साथ, जे कैप को एक साथ, अलग से अगर कंबाइन करेंगे
रिजल्टेंट वेक्टर आएगा हमारे पास, जे कैप कैंसिल हो जा रहा है। आप देखिए ध्यान से, जे कैप पूरी तरह से कैंसिल्ड है और 100 मीटर आई कैप, यही हमारा सही आंसर है। इसको लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। आर का मैग्नीट्यूड है 100 मीटर का मात्र, और आर का डायरेक्शन अगर कोई पूछे तो इसको लिखा जा सकता है इज टुवर्ड्स आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस, उसका मतलब ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक, अच्छा इस बात को जरा गौर करिएगा, आप डायरेक्ट यहां से भी समझ सकते थे। आंसर निकालना, मैं तो बोल रहा हूं बार बार कि आंसर निकालना आसान है। ये तो हम लोग डायरेक्ट यहां से भी समझ सकते थे कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये भी एंगल तो 60 डिग्री ही होगा। तो इस कारण से ये भी एंगल 60 डिग्री बन गया, और ये ट्रायंगल जो बनेगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे दिखाया जाता है? रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब एकदम शुरुआत से सीधे यहां तक चले आना, यही तो है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर यही तो है, और इसको भी 100 मीटर होना ही चाहिए था। ये तो हम लोग ज्योमेट्री से भी पता कर सकते थे सिंपल से, लेकिन ज्योमेट्री से तब नहीं कर पाते जब यहां पर कोई दूसरा एंगल दे दिया जाए। लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा मेथड सीखा जिससे कि हर तरह के क्वेश्चंस को कर सकें हम लोग। अब पूरी बात को जरा समरी में 1 मिनट में ध्यान से सुन लीजिए। मैं सबसे पहले आपको सिखाया फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, उसका एक कैटेगरी बताया वेक्टर्स। वेक्टर्स में क्या खास बात, इनको ऐड करते समय डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है। कैसे डायरेक्शन का ख्याल रखते हैं? ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से। हम लोग ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बार बार। अब अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, इसको ध्यान से सुनो। सारे वेक्टर्स को आई कैप जे कैप में पहले लिख दिया जाता है। सारे वेक्टर्स को आई कैप जे कैप में लिख दिया जाता है। कहीं लिख लो इस बात को, सारे वेक्टर्स को पहले आई कैप जे कैप में लिख लिया जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप, सारे आई कैप को एक साथ, सारे जे कैप को एक साथ जोड़ दिया जाता है। अब कई बार आई कैप जे कैप में लिखने में कठिनाई होती है। जैसे कि ये वेक्टर था ना, इस वेक्टर को आई कैप जे कैप में एक झटके में तो नहीं लिख सकते हैं 100 मीटर आई कैप या 100 मीटर जे कैप या 100 मीटर के कैप। हमें 100 मीटर को लिखने के लिए प्रॉपरली आई कैप जे कैप में इसे तोड़ना पड़ेगा और समझना होगा कि 100 मीटर का एक हिस्सा एक्स एक्सिस में है, दूसरा हिस्सा वाई एक्सिस में है। और 50 मीटर आई कैप, 50√3 मीटर जे कैप, इस तरह से हमने लिखा। इस प्रोसेस को, इसको दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ने को कहते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और मैं अब आगे के क्लासेस में यह मान के चलूंगा कि आप फिजिक्स में जब जब जरूरत पड़ेगी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को करने की, तब तब आप बड़े आसानी से कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और डिस्प्लेसमेंट्स पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब अगली क्लास में हम लोग एवरेज वेलोसिटी पर चर्चा करना शुरू करेंगे। ठीक, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।